subscribe Sihanta IAS channel and also press the bell icon so never miss any video notification. Thank you. नमस्कार, मैं रजनीश राज आप सबका स्वागत करता हूं सिहंता IAS एकेडमी के YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक देखेंगे। फंडामेंटल राइट का टॉपिक पूरे संविधान का सबसे विस्तृत टॉपिक है, इसलिए इसे हम आज की कक्षा में कंप्लीट नहीं करेंगे। आज के बाद भी कुछ खंडों में इससे संबंधित चर्चाएं आपके समक्ष आएगी, जैसे कि आर्टिकल 12 और 13 के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो आएगा, फिर 14, 15 और 16 पर एक अलग से वीडियो आएगा। इसी के साथ 19, 20 और 21 पे एक अलग से वीडियो आएगा। तो इस तरह से हम विभिन्न खंडों में बांटकर इसके डिटेल का स्टडी करेंगे। आज की चर्चा में हमारा मूल मकसद ये है कि हम फंडामेंटल राइट के बेसिक्स और उसके आइडियोलॉजी को ठीक से समझें। बेसिक्स तो किसी आरंभिक स्तर के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है ही, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं वो भी यदि इसके आइडियोलॉजी को नहीं समझते तो इसे याद करते रहते हैं। The provision into the Constitution is not given to irritate you or to test your wisdom. It has certain rationality and historicity behind it. कुछ ऐतिहासिकता और तार्किकता है इसके पीछे। हम उसी ऐतिहासिकता और तार्किकता के साथ इसके प्रावधान को जोड़ देंगे तो फिर आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस एक बिंदु से कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है। जब मतलब समझ लेंगे तो भारतीय संविधान में इसके प्रावधानों की ओर जाएंगे। इन प्रावधानों के पश्चात हम इस ओर चलेंगे कि यह अधिकार किसका है, यह अधिकार किसके विरुद्ध है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह देखेंगे कि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वैश्विक स्तर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसकी विचारधारा कैसी है। इस विचारधारा के तहत हमें उदारवाद की विचारधारा का अध्ययन करना होगा। उदारवादी विचारधारा के पश्चात हम यह देखेंगे कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ उदारवादी विचारधारा का इनपुट है या कि कुछ अतिरिक्त बातों का भी समावेश किया गया है। इस तरीके से देखें तो इस टॉपिक का बड़ा ही सिग्निफिकेंस उस पूरे के पूरे अध्याय को समझने के लिए है जिसको हम फंडामेंटल राइट तो कहते ही हैं। इसी के साथ में डीपीएसपी जुड़ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ जाता है और शेष कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम इससे जोड़कर ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, मूलभूत। ये वो अधिकारात हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास नहीं कर सकता, आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता, व्यावसायिक विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति विकास की अपनी अंतर्निहित संभावनाओं से वंचित रह जाता है। इसीलिए जरूरत है कि हम उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता दें और व्यक्ति न सिर्फ स्वतंत्रता से लाभान्वित होगा बल्कि स्वतंत्रता वो डिजर्व भी करता है क्योंकि वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह व्यक्ति अपना अधिकतम विकास कर सकता है और अधिकतम विकास यदि व्यक्तियों का होने लगे और प्रत्येक व्यक्ति का होने लगे तो पूरे समाज का विकास हो जाएगा और पूरे समाज का अधिकतम विकास हो जाए तो समाज तो और भी सुंदर हो जाएगा। अतः जरूरत है कि हम व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दें, उनको अधिकार के तहत कोडिफाई कर दें और उस कोडिफाइड अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल संरक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार दिया जाए और ये कह दिया जाए कि स्वयं राज्य ने
यदि नागरिकों के इन अधिकारों का अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया, तो नागरिक उन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका में जा सके। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं हो, क्योंकि यदि न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण होगा तो राज्य के अगेंस्ट जाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर पाना न्यायपालिका के वश में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संविधान के प्रावधान के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को एक केंद्रीय स्थान दिया जाता है। अब दूसरे पहलू की ओर चलकर देखिए कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष अपना पोजीशन सुनिश्चित करना होता है। बिकॉज कि एक इंडिविजुअल किसी निर्वात में नहीं जी रहा है, किसी वैक्यूम में नहीं जी रहा है, एक समाज में जी रहा है। समाजों में एक का दूसरे के साथ में नाता है। उस नाते का मतलब यहां किनशिप से नहीं है। आपकी आर्थिक अवस्था, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आपकी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वंश आदि के आधार पर व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ में संबंध स्थापित होता है। संबंधों में शक्ति की एक संरचना निहित होती है, एक इक्वेशन ऑफ पावर होता है। यदि उस इक्वेशन ऑफ पावर में कोई घुड़सवार हो जाए जिसके हाथ में हंटर है, और कोई घोड़ा हो जाए जिसके पीठ पे वो हंटर बरसेगा, तो समाज के अंदर शोषक और शोषित का नाता बन जाता है ना। इस शोषक और शोषित के नाते वाले समाज में जिसका शोषण होता है वह न सिर्फ वंचित हो जाता है, बल्कि उसकी मानवीय गरिमा का भी हनन हो जाता है, उसके आत्मबल का भी क्षरण हो जाता है। ऐसे समाज को हम एक शुभ, सुखद, सार्थक, बेहतर समाज नहीं कह सकते। समाज में सभी व्यक्तियों की बराबरी की संकल्पना के साथ आधुनिकता की शुरुआत होती है। कहते हैं कि मॉडर्निज्म जिन दो तारों पे सबसे ज्यादा थिरकता है, उनमें से एक है स्वतंत्रता और दूसरा है समानता। तीसरा है बंधुत्व। हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। अन्यथा हम कह सकते हैं कि सितार माने तीन तार। आधुनिकता जिस सितार पे थिरकती है उसकी एक तार है स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरी बंधुता। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो उस समानता को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 का प्रावधान है। और इसके पश्चात फिर आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध संरक्षण का भी अधिकार है। इसी के तहत हम आगे चलकर फिर देखते हैं कि इन अधिकारों का यदि उल्लंघन हो गया तो जिनके अधिकार का उल्लंघन होता है वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका में जा सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का दो लेवल हमारे सामने आता है। हम चाहें तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसे हम मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। अब हम इसके बुनियादी अर्थों को समझने के पश्चात यह देखेंगे कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है। संविधान में प्रावधान के तहत आप देखोगे तो यह मालूम हो कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 अध्याय हैं, जिसे हम 22 पार्ट्स कह सकते हैं, 22 पार्ट्स। उन 22 अध्यायों में हम विभिन्न विषयों को डिटेल्ड में प्रिस्क्राइब एंड कोडिफाई किए हैं। पहले अध्याय में यह बात कही गई है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इसकी चर्चा की गई है। दूसरे अध्याय में यह तय किया गया है कि हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जब स्टेट एंड सिटीजन हमने तय कर लिया, तब हमने तीसरे अध्याय में उन्हीं नागरिकों के अधिकारों की एक सूची तैयार कर दी। इस तरीके से
यह भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स से पटा हुआ है। 12 के अंतर्गत यह एक्सप्लेन किया गया है कि भारत के अंतर्गत स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या है, किन किन को हम स्टेट के दायरे के अंतर्गत रख सकते हैं। यह एक डिटेल्ड प्रोविजन वाला आर्टिकल है, इसलिए इससे संबंधित एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट्स की जो सूची हम आगे देने वाले हैं, उस फंडामेंटल राइट का संविधान के निर्माण के पहले की विधियों के साथ में तालमेल कैसा होगा और आज के पश्चात संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के साथ में इसका कैसा संबंध होगा। यह भी एक डिटेल्ड प्रोविजन वाला आर्टिकल है। अतः हमने आर्टिकल 12 और 13 दोनों को मिलाकर एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, जो वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। और तब आप देखोगे कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में संविधान के तहत नागरिकों के प्रावधानों अधिकारों के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। उसके अंतर्गत सबसे पहले समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से लेकर 22 के बीच में। इसके पश्चात शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का मॉडल फंडामेंटल राइट से इनहेरेंटली एंड अप्रोप्रिएटली जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। सांस्कृतिक स्वतंत्रता 29 और 30 के तहत। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे कि आगे चलकर रिपील कर दिया गया और अब वह इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस मात्र रखता है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। इसके डिबेट की चर्चा हम आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के केस स्टडीज के तहत करेंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाना है। और तब एक मुद्दा आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि यदि अधिकार आपको दे दिए गए लेकिन उन अधिकारों का अतिक्रमण होता रहा तो आप क्या करेंगे। अधिकार दे दिए जाने के पश्चात भी यदि अतिक्रमण होता रहा तो फिर अधिकार निरस्त हो जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने यह सुनिश्चित किया है कि जब नागरिकों को अधिकार दिया गया है तो उन अधिकारों का स्टेट के द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है तो स्टेट के अगेंस्ट उसे जुडिशियल संरक्षण दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए राइट्स का संरक्षण भी किया गया है और इस संरक्षण के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 32 जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविजन है, यह भारत के संविधान का हृदय है, दिल है। इसके बगैर संविधान का धड़कना ही बंद हो जाएगा। नागरिकों का अधिकार बेवजह कागज को गंदा करने वाला एक प्रावधान बन के रह जाएगा। इन प्रावधानों को यदि हम समझ गए तो अब हमारे सामने एक मुद्दा है कि फंडामेंटल राइट्स किसके राइट्स हैं। एक जनरल पॉपुलर नोशन है कि फंडामेंटल राइट नागरिकों के राइट्स। ऑफ कोर्स ये नागरिकों के राइट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के राइट्स नहीं है। ये एनी पर्सन और सिटीजन्स, दो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत। कई जगह मिलेगा एनी पर्सन और ज्यादातर जगहों पर मिलेगा सिटीजन्स। जब एनी पर्सन है, इसका मतलब है दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान के तहत
कुछ विशेष संरक्षण हासिल है, कुछ विशेष अधिकार हासिल है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का समानता का अधिकार, ये सिटीजन मात्र को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को हासिल है। लेकिन आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है वो सरकार की नौकरियों से संबंधित है, इसलिए वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिया गया है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न आर्टिकल्स की चर्चा के दौरान ये बात बताई जाएगी कि एनी पर्सन, माने कि इंडिया के सिटीजन्स के अलावे दुनिया के अन्य देशों के सिटीजन्स के लिए क्या क्या अधिकार हैं और कौन से अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हासिल है। अब आपको एक दूसरा पहलू देखना है कि ये अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है। यहां भी देखेंगे कि पॉपुलर नोशन ये कहता है कि दीज आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स गिवन अगेंस्ट द स्टेट। आपने ऊपर की चर्चा में देखा कि राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के नहीं हैं, कई सारे राइट्स नॉन सिटीजन्स के भी हैं, माने ग्लोबल सिटीजन्स के भी हैं। उसी तरीके से यह देखना होगा कि ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। स्टेट के अगेंस्ट तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 15 में यदि ये बात कही गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई किसी के साथ भेद नहीं करेगा, तो ये नहीं संभव है अब कि कोई रेस्टोरेंट खोल ले और कह दे कि हम फलाने जाति के व्यक्ति को आने नहीं देंगे, उस धर्म के व्यक्ति को आने नहीं देंगे, पर्टिकुलर जेंडर के व्यक्ति को आने नहीं देंगे। कोई पार्क में ये भेद नहीं कर सकता, कोई हॉस्पिटल में ये भेद नहीं कर सकता। किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो सार्वजनिक सेवा के लिए किया गया हो या कि व्यवसाय के लिए किया गया हो, यदि वो ओपन टू ऑल है तो इसके अंतर्गत भेदभाव पूर्ण वर्गीकरण संभव नहीं है। जैसे कि अंग्रेजों के समय में आप लोग पॉपुलरली सुने होंगे कि कई जगह पार्क्स वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में लिख दिया जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सो दिस इज नॉट अलाउड नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो वन इज द डॉग एंड इंडियंस आर द मास्टर्स, दे आर द सॉवरेन्स, दे आर द सिटीजन्स, सो दे आर द इक्वल्स। बिकॉज हमारे संविधान के अंदर हम विधि के शासन में यकीन करते हैं, रूल ऑफ द लॉ। और रूल ऑफ द लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल दिया है डाइसी ने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वही इक्वालिटी बिफोर द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 का पहला पदांश है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी प्रकार का वर्गीकरण जो कि गैर वाजिब और भेदभावकारी है वो संभव नहीं है, भले ही वह वर्गीकरण स्टेट के द्वारा हो रहा हो या कि वो वर्गीकरण प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा हो रहा हो। अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात की गई है। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस हिस्टोरिकली देखेंगे तो स्टेट के द्वारा मिनिमम हुआ है, सोसाइटी ने इसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है। और अब सोसाइटी अलाउड नहीं है किसी को अनटचेबल कहने के लिए, अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी को इनएलिजिबल डिक्लेयर करने के लिए। ऐसा करते हुए वो किसी की गरिमा को डिग्रेड नहीं कर सकता, उसे डिसग्रेस नहीं कर सकता। और यदि ऐसा करता है तो इस प्रकार से गरिमा से वंचित होने वाले लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम लोग इसी टॉपिक के अगले पहलू की ओर चलते हैं कि फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की ऐतिहासिकता क्या है। मध्यकाल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मध्यकाल तक राजा अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। वो कहते थे कि खल्क खुदा का, खल्क माने दुनिया, और मुल्क बादशाह का। खुदा ने दुनिया बना दिया और दुनिया को अलग अलग मुल्कों में बांटा है।
इस पर्टिकुलर मुल्क का बादशाह खुदा ने हमें बनाया है और इस नाते अब इस मुल्क के शासक के तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के प्रति जवाबदेह होंगे। जनता हम में खुदा की छवि देखे और हम जो कहते हैं उस आदेश का पालन खुदाई आदेश की तरह करे। कुल मिलाकर जनता मध्यकाल तक किस स्थिति में थी? अधिकारहीन, दायित्व से परिपूर्ण एक प्राणी। जो आदेश जारी हो गया उस आदेश को मानने के सिवा जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था। राजवंशों के बाद राजवंश आए, हिंदू आए, तुर्क आए, मुगल आए, एक के बाद एक शासन की प्रणालियां आई, लेकिन उसके बीच एक बात निरंतरता के साथ जारी रही और वह ये कि जनता प्रजा थी। प्रजा, पालक हो सकता है शासक, प्रजा के प्रति निर्मम हो सकता है शासक, लेकिन प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता था। शासक में कोई अशोक हो सकता है, शासक में कोई नीरो हो सकता है। कहते हैं कि when the Rome was burning, नीरो was flitting। वह फ्लूट बजाता था, उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती थी तब जबकि रोम में आग लगा हुआ था। राजा अशोक के जैसा भी हो सकता है जो कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो प्रजा को संतान मानने वाले राजा भी होंगे, कोई ड्रेको जैसा राजा भी होगा, कोई नीरो जैसा भी राजा होगा, कोई औरंगजेब जैसा राजा भी होगा, तो कहीं हमको अकबर भी नजर आने को है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो काउंटेबल है वो ये कि प्रजा के पास में कोई अधिकार नहीं था। आधुनिक युग में वैचारिक स्तर पर प्रबोधन का आगमन और राजनीतिक स्तर पर अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का आगमन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कि मौलिक अधिकारों को आधार प्रदान किया। हम इसके बौद्धिक पक्ष की चर्चा इसके पश्चात करेंगे। पहले हम ऐतिहासिक स्तर पर चलकर देखें तो विश्व के इतिहास में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद वहां का संविधान बना 1787 में और उसके संविधान में बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया। वही बिल ऑफ राइट्स भारत के फंडामेंटल राइट्स का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना। आप लोगों ने पॉपुलरली सुना होगा फंडामेंटल राइट कहां से आया है, तो अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान में कहां से, तो बिल ऑफ राइट्स के प्रावधान से। फिर आप देखोगे कि 1791 में, बल्कि 1791 के दौरान अमेरिकन क्रांति के बाद दुनिया का दूसरा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना, वह है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस की क्रांति के बाद जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस संविधान के निर्माण के अंतर्गत वहां के नागरिकों को भी अधिकार दिया गया था। इन अधिकारों की घोषणा इनके संविधान के निर्माण के भी पहले कर दी गई थी। वो घोषणा 26 अगस्त 1789 को की गई, जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से जानते हैं। मैन एंड सिटीजन्स के राइट्स का डिक्लेरेशन किया गया है, जिसको लेकर डेविड थॉमसन नाम के एक इतिहासकार ने लिखा है कि इस उद्घोषणा के साथ ही ओल्ड रिजिम माने शासन की पुरानी व्यवस्था को मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल गया था, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया था। यानी कि राजतंत्र की आर्बिट्ररी व्यवस्था, स्वेच्छाचारी व्यवस्था खत्म हो गई थी, नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था बहाल हो गई थी। तो आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहां देख सकते हैं। भारत के अंतर्गत यदि इसकी पृष्ठभूमि खोजेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाए कि सबसे पहले हिंदुस्तान में मोतीलाल नेहरू की कमेटी की अनुशंसा में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की बात कही गई है। उसके पूर्व के काल में कांग्रेस ने
एक बार ऐसी बात जरूर किया है, किंतु वो कुछ अस्पष्ट है। 1918 में बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान यह मांग की गई थी कि भारत के नागरिकों को ब्रिटिश नागरिक का दर्जा दे दिया जाए। इसको कुछ इतिहासकार इस रूप में इंटरप्रेट करते हैं कि इसे हम फंडामेंटल राइट की मांग का एम्ब्रायो लेवल कह सकते हैं, भ्रूणावस्था कह सकते हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू कमेटी की अनुशंसा में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट प्रावधान है। उसमें तो यह बात भी कही गई थी कि ये अधिकार हर हाल में अनुल्लंघनीय हैं। हमारे संविधान में यह बात नहीं है। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आर्टिकल 31 को हमने एबॉलिश कर दिया, यानी कि ये अनुल्लंघनीय नहीं है। और भी मामले ऐसे हम देखेंगे जिससे यह पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जबकि मोतीलाल नेहरू कमेटी के तहत जो मांग की गई थी उसमें यह बात नहीं थी। उसमें कहा गया था कि यह अनुल्लंघनीय होना चाहिए। बेसिकली इस अनुशंसा के ऊपर उस युग के शासन की व्यवस्था का दबाव भी देखा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रवादी लीडर थे, राष्ट्रवादी लीडर्स की कमेटी थी, उसके पीछे ऑल पार्टी मीटिंग का विचार था। वो सब साम्राज्यवादी सरकार से लड़ रहे थे और अपने नागरिकों के अधिकारों की वकालत कर रहे थे। और उन्हें पता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब तक कि हम कुछ एब्सोल्यूटिस्ट किस्म के राइट की मांग नहीं करेंगे, सरकार एक हाथ से देकर किसी न किसी बहाने दूसरे हाथ से छीन लेगी। इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एब्सोल्यूटिस्ट राइट का प्रोविजन दिया था। खैर, उससे आगे बढ़ के देखिए कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची के अपने वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था कि हम यदि स्वराज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था देंगे। इसी की अगली कड़ी के तौर पर हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान आजादी के दरवाजे पे खड़ा था तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो उसके तहत अपने नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकारों का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान को अंतिम तौर पर कोडिफाई करने के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 38 डेज का डिबेट हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट है वो इससे संबंधित इनलाइटनमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव सोर्स ऑफ स्टडी है, लेकिन हम अभी उसकी चर्चा नहीं कर सकते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हमारी पूरी हो गई तब हम यह देखना चाहेंगे कि इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। वैचारिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि कोई न कोई विचारक हुआ होगा जिसने कि सबसे पहले इस तरह की बात किया, जिसके विचारों की उंगली पकड़ के मानव ने पुरानी व्यवस्था से प्रश्न पूछा, नई व्यवस्था की बहाली के लिए संघर्ष किया, पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया, नई व्यवस्था का निर्माण किया और उस व्यवस्था के तहत उसके संचालन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब पुराने इंस्टीट्यूशन को तोड़ा, नया इंस्टीट्यूशन बनाया और इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की बात की गई। सवाल ये उठता है कि पुरानी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाने वाला पहला विचारक कौन था, और उस विचारक के विचार के पीछे की रेशनैलिटी क्या थी कि जिसके कारण वह अपनी जमीन पे टिक सका और लाखों करोड़ों लोगों के लिए और आने वाली शताब्दियों तक के लोगों के लिए वह मार्गदर्शक बन सका। विचारकों की पृष्ठभूमि जब खोजेंगे तो आपको यह बात समझ में आने को है कि राजा की संप्रभुता के ऊपर लोक संप्रभुता की बात करने वाला, नागरिकों के अधिकार की बात करने वाला, यह दावा करने वाला कि नागरिक पुरानी व्यवस्था के तहत सिर्फ और सिर्फ प्रजा है, उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य आया है, इसके कारण उसका विकास बाधित है, उसे नागरिक का स्टेटस मिलना चाहिए,
उसे अधिकारों से संपन्न कर देना चाहिए, उसे संप्रभु बना देना चाहिए और उसकी प्रभुता के आधार पर ही वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। इस तरह का विचार दिया सबसे पहले उदारवादी विचारकों ने, लिबर्टेरियन थिंकर्स ने। लिबर्टेरियन मतलब जो जनता के लिबर्टी के आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं। लिबर्टेरियन थिंकर्स के अंतर्गत चलकर देखें तो आपको लॉक और मोंटेस्क्यू नाम के दो प्रमुख विचारक नजर आएंगे। लॉक 1690 ईस्वी में इंग्लैंड में अपनी सबसे प्रोमिनेंट किताब लिखा है। उसकी किताब का नाम है ट्रू ट्रेसेस ऑन द स्टेट, मतलब राज्य से संबंधित दो बातें। राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए को लेकर लॉक कहता है कि राजा की संप्रभुता के स्थान पर लोक संप्रभुता वाली राजनीतिक व्यवस्था की बहाली ही आवश्यक है, जिससे कि लोगों के विकास को अधिकतम अनुकूलता की स्थिति मिलेगी। राजा की संप्रभुता को खत्म करके जब लोक संप्रभुता का विचार आता है तो इसके तहत क्या बात कही जाती है? इसके तहत यह बात कही गई कि लोग ही राज्य का निर्माता होगा, वही संविधान बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वही इंस्टीट्यूशन बनाएगा, वही स्टेट को ड्यूटी देगा, वही स्टेट्स को ड्यूटी के निर्वहन के लिए आवश्यक राइट्स देगा। और यदि उसे लगता है कि ये स्टेट हमारी कसौटियों पे खरा नहीं उतर रहा है तो स्टेट को रिप्लेस करके ऑल्टरनेटिव स्टेट का निर्माण कर देगा। कुल मिलाकर आप यह समझने की कोशिश करिए कि लॉक ये कह रहा है कि मनुष्य की लिबर्टी और उसकी इक्वालिटी उसके मानव के रूप में अधिकतम विकास की एक आवश्यकता है और इसके लिए संप्रभुता को ट्रांसफर कर देना चाहिए, स्टेट के हाथ से निकालकर सिटीजन के हाथ में दे देना चाहिए। यहीं से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर लिंकन की परिभाषा निकली है, जिसके तहत कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द पीपल माने जनता की सरकार। कौन सरकार जनता की होगी? वही जो फॉर द पीपल होगी। लेकिन फॉर द पीपल होगी यह सुनिश्चित कैसे होगा? कोई भी सरकार यह कह सकती है कि वी आर फॉर द पीपल। वो तो राजा भी कहा करते थे। हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं कि अर्थशास्त्र में एक संकल्पना मिलती है कि प्रजा सुखे सुखे राजा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। लेकिन क्या हम इस स्टेटमेंट मात्र के आधार पर, उसके आइडियोलॉजिकल डिक्लेरेशन मात्र के आधार पर किसी स्टेट को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर, कार्डिनल प्रिंसिपल, अनिवार्य शर्त यह है कि इट शुड बी बाय द पीपल, यानी कि पीपल में ही अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग का पावर है, यानी कि संप्रभुता है। अब आप ये देखेंगे कि जनता की संप्रभुता की विचारधारा के पश्चात एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि स्टेट से शिकायतें क्या है लोगों की? स्टेट से शिकायत यह है कि वह अपने आर्बिट्ररी प्रैक्टिसेस का पालन करते हुए लोगों के विकास की संभावनाओं को बाधित कर देता, और फिर स्टेट पक्षपात करता है। वो एक बुरा इंस्टीट्यूशन है, एबल बॉडी है। और यदि ये एक एबल बॉडी है तो व्हाई नॉट टू एबॉलिश द स्टेट? बहुत सारे विचारक तो ऐसे भी हैं जिन्हें यह लगता है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लिबर्टेरियन इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि स्टेट बुराई से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी स्टेट आवश्यक है। सो वो कहते हैं कि स्टेट इज एन एसेंशियल एबल। राज्य एक अनिवार्य बुराई है, क्योंकि यदि राज्य नहीं होगा तो अराजकता होगी, अनार्किज्म होगा। अनार्किज्म के तहत क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, समुंदर का कानून। वो कहते हैं कि जाही की बिटिया सुंदर देखी, ताही घर जाके धरे तलवार।
मोटे तौर पर एक बात कह सकते हैं, इफ यू आर माइटी ऑल राइट्स बिलोंग टू यू। सो माइटी इज द ऑलमाइटी। और यदि यह स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा? न तो साधुओं का परित्राण होगा, न ही किसी सज्जन की जान बचेगी, न तो किसी की माल की रक्षा होगी, न किसी के मान की रक्षा होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना जरूरी है? जरूरी यह है कि नागरिक को सॉवरेन डिक्लेयर कर दो, उसे संविधान का निर्माता बना दो, संविधान में नागरिकों के अधिकारों की एक सूची बना दो और उस सूची के संरक्षण के लिए एक राज्य बना दो, और राज्य का ऐसे तरीके से निर्माण करो कि वह स्वेच्छाचारी प्रैक्टिस न कर सके। वो निर्माण कैसे होगा? निर्माण इस तरीके से होगा कि नंबर 1, स्टेट का निर्माता बना दो नागरिक को, अपनी मर्जी से वंशानुगत तरीके से राज्य की सत्ताओं का निर्माण नहीं होगा। नंबर 2, नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार को भी डिक्टेटोरियल शासन करने मत दो, उसे नागरिकों की सभा के द्वारा बनाए गए संविधान के अंतर्गत शासन करने के लिए बाध्य कर दो। नंबर 3, उसी संविधान में मूलभूत अधिकारों का प्रावधान कर दो। नंबर 4, उन अधिकारों का उल्लंघन यदि स्टेट करने लगे तो उसी उल्लंघनकर्ता स्टेट के अगेंस्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय कर दो। शुरुआती दौर में लॉक के विचार की एक सीमा थी। लॉक ये कह रहा था कि नागरिक को सॉवरेन बनाओ। उसने ये कहा कि नागरिक सरकार बनाएगी, नागरिक संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाएगी, नागरिक संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाएगा, नागरिक संविधान के तहत अपने लिए अधिकारों की व्यवस्था भी कर ले। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी की व्यवस्था होगी। उसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ इतना कह दिया, यदि नागरिक को लगता है कि स्टेट अपने वादे से विमुख हो रहा है, यदि स्टेट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का वादा करते हुए भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने लगा, तो उस स्टेट के खिलाफ क्रांति करके अपने अधिकार की रक्षा कर लेने का उसे हक है, वह सरकार बदल दे। तो लॉक के विचार में आपको फंडामेंटली बहुत सारी विशेषताएं नजर आएंगी, लेकिन एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आएगा कि नागरिक रोज बरोज प्रैक्टिस करने वाले स्टेट के द्वारा उसके अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्रांति नहीं कर सकते। क्रांतियां कभी कभी होती हैं जब सोसाइटी तैयार हो जाता है, जब आइडियोलॉजी तैयार हो जाता है, संगठन तैयार हो जाता है, लीडरशिप तैयार हो जाता है, तब क्रांति होती है। ऐसी स्थिति में क्रांति के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करना एक अव्यावहारिक बात थी। इसकी अव्यावहारिकता का निराकरण निकाल के दिया दूसरे विचारक मोंटेस्क्यू ने, जो 18वीं शताब्दी के मध्य में लिख रहा था। वो फ्रांस का विचारक था। उसने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहा कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा यदि करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान कर दो, और उसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। और जब आपने लॉक और मोंटेस्क्यू देख लिया तो यह बात आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत चलकर देखो, स्वतंत्रता और समानता का विचार तो आ गया लॉक और मोंटेस्क्यू के रास्ते। लॉक और मोंटेस्क्यू के अलावे आप समानता के विचार की ओर जाएंगे तो डाइसी की प्रेरणा भी देख सकते हैं, जो विधि के शासन का विचारक था, और विधि के शासन के अंतर्गत समानता के विचार को आवश्यक बताया गया है। और फिर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुछ हद तक धार्मिक स्वतंत्रता को भी शामिल किया जा सकता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता को भी शामिल किया जा सकता है, और इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। तो संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32
जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का दिल कहा था, उसका वैचारिक बैकग्राउंड कहां है? मोंटेस्क्यू में। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की समानता की बातें, 19 से लेकर 22 तक की स्वतंत्रता की बातें, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बातें, 29-30 की सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बातें। इसकी मूल प्रेरणा कहां से है? तो लॉक से। लॉक और मोंटेस्क्यू, इन दोनों को मिला देंगे तो आप फंडामेंटल राइट्स की विचारधारा को समझ जाएंगे। लेकिन यहां भी आपको एक छोटी बात और समझने की जरूरत है। समझने की बात यह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, उनका निर्माण 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी के क्रांतियों की विचारधारा पे पूंजीवाद का बहुत कंट्रोल था, और चूंकि उस पर पूंजीवाद का कंट्रोल था तो इसलिए उसकी समानता की विचारधारा की कुछ गंभीर सीमाएं थी। जैसे कि आप देखोगे कि अमेरिका में समानता की बातें तो की गई, लेकिन अमेरिका में स्लेवरी भी कंटिन्यू कर रहा था। अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों को ही राइट टू वोट था। पढ़े लिखे लोगों के अलावे जो टैक्स देते थे उन्हें ही राइट टू वोट था, वही शासन के बड़े पदों पर जा सकते थे। ये बात फ्रांस में भी लागू हो रही थी। ऐसी स्थिति में वहां समानता के विचार की गंभीर सीमाएं थी। वहां शोषण के तमाम प्रकार के उपक्रम अभी भी जारी थे, और उन उपक्रमों के अगेंस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं था डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जब आप समानता के विचार को पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि उसमें न सिर्फ ये बात कही गई है कि हम इक्वलिटी बिफोर द लॉ को मानते हैं, बल्कि उसमें यह बात भी कही गई है कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को मानते हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन के रास्ते हिंदुस्तान में डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों को बहुभांति प्रोटेक्शन दिया गया है। उस बहुभांति प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप एक बात देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे पिछड़े तबके के लोग जो ऐतिहासिक रूप से वंचित थे, उनके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। भारतीय संविधान आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। अब आप ये देखोगे कि हिंदुस्तान के संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इतनी ज्यादा प्रगतिशीलता, इतनी ज्यादा गरीब उन्मुखी समझ हमें अमेरिकी या फ्रेंच क्रांतियों के बाद के संविधानों में नहीं नजर आती। तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ लॉक और मोंटेस्क्यू की विचारधारा की उंगली पकड़कर डेवलप हुआ संविधान और डेवलप हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं कर सकते। फाइनली हम दो लाइन के माध्यम से अपनी बात खत्म कर सकते हैं। नंबर एक, कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रावधान है वह ऐतिहासिक अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ा है, महान विचारकों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा है, और इस क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभव के अतिरिक्त संविधान सभा के विशेषज्ञों के अनुभव की भी अहम भूमिका है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है यह कि फंडामेंटल राइट को जब हम वैचारिक आधार पर किसी एक विचारधारा से जोड़ते हैं तो वह विचारधारा नेचुरल राइट की विचारधारा है, जिसकी विचारधारा लॉक से जुड़ती है। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइसेस ऑन द स्टेट के अंतर्गत यह कहा था कि नागरिकों के कुछ जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो अनुल्लंघनीय होते हैं। इस अनुल्लंघनीयता का ही क्लेम हमें अमेरिका की क्रांति के पहले के फिलाडेल्फिया कांग्रेस की उद्घोषणा में भी दिखाई देता है। अनुल्लंघनीय माने किसी भी शर्त पर, किसी भी स्थिति में उसका उल्लंघन नहीं होता है। उसका तर्क यह है कि मानव होने के नाते ही वह जन्मजात रूप से कुछ अधिकारों से संपन्न होकर पैदा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, चाहे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, नागरिकों के अधिकारों की जब बात की गई
तो उसे नेचुरल राइट के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। उसे प्रैक्टिकल तरीके से जितना दूर तक पॉसिबल हो सकता है उतने अधिकारों से संपन्न करने की कोशिश की गई और यह एक्सेप्ट किया गया कि मानव एक समाज में जीता है, एक देश में, एक काल में जीता है। उसके देश काल सापेक्ष ही उसके अधिकारों के ऊपर युक्ति संगत पाबंदी भी लगाया जा सकता है। यानी कि पाबंदी संभव है। एब्सोल्यूट राइट के तौर पर नेचुरल राइट था, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल और इसके रीजनेबिलिटी को कई दफा चैलेंज किया जा सकता है और उसके चैलेंज के पश्चात फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह निर्णय दिया जाएगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन जो स्टेट के द्वारा किया गया है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो वाजिब है कि गैर वाजिब है। लेकिन आइडियोलॉजिकली रिस्ट्रिक्शन इज एक्सेप्टेबल इफ इट इज रीजनेबल। अन्यथा आप खुद भी समझ सकते हैं कि स्थितियां कई दफा भयानक हो सकती है। मान लीजिए कि आपको एक बात कही गई कि यू आर गिवन द राइट्स ऑफ योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और आप कहते हो कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस करने के नाते अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेरी धार्मिक किताब में एक बात कही गई है। तो ये राइट आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके इस तरह के प्रैक्टिसेस के कारण किसी और की स्वतंत्रता और किसी और की समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। आप यदि ये कहोगे कि मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं, कहीं भी मूव कर सकते हो, तो फिर राजनीतिक स्तर की, सामाजिक स्तर की संवेदनशीलता यदि कहीं है तो उस स्थिति में आप यदि उन इलाकों में जाते हो जहां जाना अलाउड नहीं है तो आपके जाने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और किसी और तरीके से भी समस्या पैदा हो सकती है। कहीं दंगा हो गया, कहीं 144 लागू है। अभी पिछले दिनों आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट से ग्रस्त है, लॉकडाउन की स्थितियां चल रही है, लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने की गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब आप कहोगे कि नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मेरा राइट है एंड आई विल मूव फ्रीली, तो ऐसे में तो आप और आपके समाज दोनों को संकट हो सकता है। कोई आदमी कहे कि मेरे पास में फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है और इसके नाते मैं जो चाहूं सो ऑक्यूपेशन अपना सकता हूं, देन यू कैन अडॉप्ट सो मेनी अनएक्सेप्टेबल एंड सो मेनी डेंजरस ऑक्यूपेशंस। आप हो सकता है कि ड्रग्स का धंधा करने लगिए, हो सकता है कि आप हथियारों का धंधा करने लगिए, सोसाइटी की मोरालिटी के ऊपर आंच आ जाएगी, सोसाइटी की सिक्योरिटी पे आंच आ जाएगी, सोसाइटी अपने आप में एज अ बॉडी फंक्शन करने के बजाय कलेप्स कर जाएगा। ऐसे स्थिति में आपकी लिबर्टी पैरामाउंट है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, और यदि आपकी लिबर्टी अतिवादी होकर किसी और की लिबर्टी के ऊपर आंच लाती है तो उस समय आपकी लिबर्टी के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। यानी कि आप अपने मन के मुताबिक हवाओं में छड़ी घुमाते रहिए, किंतु द मोमेंट योर स्टिक टचेज माय नोज योर लिबर्टी एंड्स। यदि आपकी छड़ी मेरे नाक को छूती है तो आपकी स्वतंत्रता उसी समय प्रतिबंधित हो जाएगी, और इस तरह का प्रतिबंध युक्ति संगत है। अतः फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट से इंस्पायर्ड तो कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल राइट का रेप्लिका नहीं कर सकते, इसे हम एक दूसरे का पर्याय नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज की चर्चा में हमने फंडामेंटल राइट के बेसिक्स और उसके आइडियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने फंडामेंटल राइट के अर्थ को समझा दिया कि ये वो अधिकार हैं जिनके अभाव में नागरिक अपनी स्वतंत्रता और समानता की तमाम संभावनाओं से वंचित होकर विकास के बुनियादी स्तर पर ही सीमित रह जाता है। फिर हमने बता दिया कि संविधान के तीसरे भाग के तहत विभिन्न प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। फिर हमने बताया कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को नहीं है, कई सारे अधिकार ऐसे भी हैं जो कि नागरिकों के अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशों के लोगों को हासिल है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को है।
पुनः हमने ये बताया कि ये अधिकार किसके विरुद्ध है। स्टेट के अलावे कई अधिकार ऐसे हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिए गए हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अमेरिका और फ्रांस से जुड़ती है, तो उसी तरीके से इसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी जोड़ सकते हैं। और यदि हम इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 17वीं सेंचुरी में उदारवाद की विचारधारा से इसका डायरेक्ट नाता है, जिसके विचारकों में लॉक और मोंटेस्क्यू का नाम सबसे उल्लेखनीय है। लॉक ने स्वतंत्रता का विचार दिया, लॉक ने नागरिक संप्रभुता का विचार दिया, लेकिन लॉक ने यह कहा कि राज्य यदि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो नागरिक को उसके खिलाफ क्रांति कर देने का हक होगा। लेकिन मोंटेस्क्यू ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात किया, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार का प्रावधान आया। कुल मिलाकर हम इसके आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को इस आधार पे तो समझ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अतिरिक्त दो बातें और भी जोड़ दिया। नंबर एक यह कि आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ मोंटेस्क्यू और लॉक तक सीमित रखकर नहीं देखना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान 20वीं शताब्दी के मध्य में बन रहा था और ये सारे संविधान 18वीं शताब्दी के लास्ट में बन रहे थे। तो इतने वर्षों के बीच जो दुनिया की गति विकसित हुई थी, कह सकते कि गंगा का पानी बहुत दूर तक बह चुका था, तो उससे भी प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने फंडामेंटल राइट्स का इनलिस्टमेंट किया था। और दूसरी बात यह कि फंडामेंटल राइट का आइडियोलॉजिकल कोर यदि नेचुरल राइट है तो निश्चित तौर पर यह नेचुरल राइट से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट पर्याय नहीं है, क्योंकि नेचुरल राइट एब्सोल्यूट था और फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।